गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। पूर्व के वीडियो से हमने एक रीजनल प्लानिंग या प्रदेश की जो संकल्पना जो है उसके ऊपर हमने आपसे बात शुरू की थी। आज हम उससे आगे हम बात करेंगे। हमने आपको ये बताया कि प्रदेश क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। एक ज्योग्राफी के डेवलपमेंट के अंदर जो प्रदेश की जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या महत्व है, और जो स्क्रीन पे हमें जो स्लाइड है वो यही बता रही है कि जो विभिन्न जो कारक हैं जिनके आधार पर हम रीजन्स को या जो प्रदेश को जब हम परिभाषित करते हैं, एक या एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर जो क्षेत्र अपने समीपस्थ क्षेत्रों से अलग होता है, विशिष्टता बना के रखता है, वो रीजन कहलाता है। तो ये सारे जो आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक जो कारक होते हैं वो इंडिविजुअल जो है उसके रूप में भी एक प्रदेश के अंदर डिफाइन हो सकते हैं, और जब एक कॉम्प्लेक्स के रूप में एक सह संबंधों के आधार पर जब हम बात करते हैं तो एक समाकलित क्षेत्र के अंदर जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल सभी कारकों को हम समावेशित करते हैं। और हमने एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स की बात भी आपके सामने रखी थी। तो हम इससे अब आगे बढ़ेंगे। इसको प्रादेशिकरण को जो सीमांकन की बात करते हैं, प्रदेश का जब डिलिमिटेशन किया जाता है तो एक जो डेवलपमेंट लेवल पे जो परिवर्तन हमें देखने को मिले तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रादेशिकरण की जो प्रक्रिया है, यानी आप रीजन्स को किस तरह से आप उसको सुनिश्चित करते हैं, उस दृष्टिकोण से प्रादेशिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें 3 तरह का जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिला। एक परंपरागत की बात करें या आनुभविक विधि की बात करें, दूसरा सांख्यिकी विधि की बात करें, और तीसरा जिसके अंदर इस आनुभविक और सांख्यिक विधियों को दोनों को समावेशित करते हुए यानी अनुभवाश्रित सह सांख्यिकी जो मेथोडोलॉजी है, जो वर्तमान के अंदर प्रदेश के सीमांकन का जो आधार है वो यही अनुभावित सह सांख्यिकी जो विधि है उसी को ही वर्तमान में नियोजन की प्रक्रिया के अंदर अपनाया जा रहा है। जब हमने रोमन्स की बात की या ग्रीक्स की बात की या जर्मन ज्योग्राफर्स की बात की या फ्रांसीसी भूगोलवेताओं की बात की, तो तत्कालिक समय के अंदर तकनीकी ज्ञान की सीमाओं के कारण या सांख्यिकी विधियों के उस स्तर तक डेवलपमेंट के नहीं होने के कारण जो ज़्यादा आधार जो प्रादेशिकरण का रहा वो आपके परंपरागत या अनुभविक एम्पेरिकल जो आपने देखा उसके आधार पर प्रदेशों को सुनिश्चित किया गया। जब हम रोमन्स की बात करते हैं, ग्रीक्स की बात करते हैं, तो या हम जब रिटर की बात करें या रेडजेल की बात करें, तो कहीं न कहीं ये प्राकृतिक प्रदेशों को सीमांकित करने का जो आधार था इनके जो अनुभविक या एम्पेरिकली जो अनुभव थे उसके आधार पर किया गया। वहाँ पर विभिन्न कारकों का एक जो समाकलित जो क्षेत्र होता है, इंटीग्रेटेड जो क्षेत्र होता है, जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं उतना तात्कालिक समय के अंदर जोर नहीं दिया गया। किसी एक कारक के आधार पर वो कारक प्राकृतिक जो कारक था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, चाहे वो कृषि क्षेत्र, वो चाहे जलवायु क्षेत्र हो, या वो हम जब भौगोलिक कारकों को पर्वतीय या पठारी क्षेत्र हो, तो किसी एक भौगोलिक कारक के आधार पर प्रदेशों के सीमांकन का जो प्रयास जो है उस समय किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि जब प्रादेशिकरण की प्रक्रिया के अंदर जो अनुभवी जो एम्पेरिकल जो अध्ययन था जो प्रारंभिक स्तर पर रखा गया, तो वहाँ पर जो प्राकृतिक जो कारक थे उनको ज़्यादा समावेशित किया गया। जो कार्यात्मक जो फंक्शनल जो फैक्टर्स थे वो उनके ऊपर अध्ययन पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो प्राकृतिक प्रदेशों को 13 भागों में जो हर्बर्टसन ने जो डिवीज़न किया, तो वो एक तरह से अनुभविक या परंपरागत जो मेथोडोलॉजी है प्रादेशिकरण की उसके अंतर्गत शामिल करेंगे, और जिसके अंदर चाहे वो जलवायु कारक हो, चाहे वो अब जलवायु के अंदर तापमान, आर्द्रता, उस तरह के जो फैक्टर्स हैं उनको हम शामिल कर सकते हैं, या भौगोलिक जो कारक है पर उच्चावचों के आधार पर पर्वत, पठार, मैदान, उन क्षेत्रों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो समस्या समय के साथ, जैसे मैंने क्या कहा आपसे पूर्व में भी, कि जो भी स्टडी जो की जाती है
जब आपके पास रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है, आपका ज्ञान समृद्ध होता है, नवाचारों का जब प्रसार होता है, तो आपका जो अध्ययन है वो भी समय के साथ परिष्कृत होता जाता है। तो समस्या ये आई कि यहाँ प्राकृतिक या भौगोलिक कारकों के अंदर एक ओवरलैपिंग की समस्या, ओवरलैप हो गए, अति व्यापन की जो समस्या है वो हमें देखने को मिली। यानी डिमार्केशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। उसके कारण यहाँ अनुभविक अध्ययन के स्थान पर जब पूरी दुनिया के अंदर विभिन्न जो विषय थे उसके अध्ययन के अंतर्गत जब सांख्यिकी है या तार्किक अध्ययन के ऊपर बल दिया जाने लगा, तो जब हम ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था ज्योग्राफिकल थॉट के अंदर, मात्रात्मक क्रांति। तो उसको आप देखिए कि किस तरह से 1950 के अंदर, 1960 के अंदर भूगोल के अंदर भी विभिन्न गणितीय सांख्यिकीय विधियों का जो प्रचलन था वो समावेशित होने लग गया। और ये जो सांख्यिकी जो विधियां थी, जो मेथोडोलॉजी, जो मैथमेटिकल जो मेथोडोलॉजीज थी जिनको भूगोल के अंदर समावेशित किया गया, तो ये जो अतिव्यापन की या ओवरलैपिंग की जो समस्याएं प्रदेश के सीमांकन में आ रही थी, वो काफ़ी हद तक इस सांख्यिकी विधियों के आधार पर, जहां विशेषकर सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं, जो संक्रमण जो क्षेत्र मिलता है, वहां हम छोड़ भी दें तो चाहे वो नेचुरल फैक्टर्स हों, चाहे वो फिजिकल फैक्टर्स हों, तो उनका हमने वैज्ञानिक जो है सीमांकन करने की जो है कोशिश की गई। तो 1950 के बाद प्रादेशिकरण की प्रक्रिया में भी भूगोल में जिस तरह से मात्रात्मक क्रांति का समावेश हुआ, तो उसके द्वारा जो प्रादेशिकरण की जो प्रक्रिया के अंदर जो ये अतिव्यापन या ओवरलैपिंग की जो समस्या थी, उससे धीरे धीरे एक समाधान की तरफ हम आगे बढ़ने लगे। और इन सांख्यिकी विधियों के साथ साथ, तो ये जो सांख्यिकी जो विधियां थी, हम ये कहते हैं कि 1950 और 60 के दशक के अंदर भूगोल के अंदर जो विभिन्न जो क्षेत्र थे उसके अंदर मैथमेटिकल या जो स्टैटिकल जो मेथोडोलॉजी थी उसका समावेश हुआ। तो प्रादेशिकरण की प्रक्रिया के अंदर भी ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि भूगोल के अंदर उसी समय सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया, क्योंकि उससे पूर्व में भी जो एग्रीकल्चर के संदर्भ में, कृषि स्थायीकरण के संदर्भ में जो है वॉन थोनेन का सिद्धांत आ चुका था, क्रेस्टोलर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी थी, उसके अंदर भी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ धीरे धीरे इस भूगोल के अंदर रीजनल प्लानिंग की कॉन्सेप्ट के अंदर इन सांख्यिकी विधियों का जो समावेश बढ़ा, तो वो 1950 के बाद इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला। और एक वीडियो के अंदर जिसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर मैंने आपसे बात की थी, तो एक जो माइग्रेशन जो होता है, तो वहाँ उस प्रवसन को समझने के लिए मैंने रेले का ग्रेविटेशनल मॉडल आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था, जो कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से जुड़े हुए थे, जो मॉडल्स जुड़े हुए थे, जो न्यूटन से एक तरह से प्रभावित थे, तो उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि चाहे वो नगर का प्रभाव क्षेत्र रहा हो या कोई कल्चरल रीजन जिसके अंदर सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र की हम बात करें, या जनसंख्या प्रदेश के सीमांकन की बात करें, तो यहाँ इन्होंने सांख्यिकी जो विधियां हैं, विशेषकर जो गुरुत्वाकर्षण जो मॉडल थे, उनका इन्होंने समावेशन इस भूगोल के अंदर प्रादेशिकरण की जो प्रक्रिया, चाहे वो सांस्कृतिक प्रदेश हो, नगर प्रभाव क्षेत्र प्रदेश हो, या जनसंख्या सीमांकन या जनसंख्या प्रदेश को सीमांकन की बात हो, इसी तरह से डिस्टेंस डिक्के मॉडल, इसकी बात भी आपसे मैंने की थी। और यहाँ चाहे वो CBD की बात करते हैं, सेंट्रल बिजी डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं, तो उसके सीमांकन के संदर्भ के अंदर, या एक नगर का या एक नोडल या एक नोडलिटी का या एक केंद्र का जो प्रभाव जो क्षेत्र होता है, जो फंक्शनल या प्रक्रियात्मक आधार पे जो होता है, उसके सीमांकन के अंदर भी इस तरह की जो सांख्यिकी डिस्टेंस डिके जो मॉडल था उसका यहाँ अपनाया गया। लेकिन इसके डिमार्केशन के लिए जो सबसे अच्छा जो काम प्रादेशिक प्रदेशों के सीमांकन के संदर्भ में जो किया गया, उसके अंदर जैसे हम जो हेक्सागोनल जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी की बात भी जब क्रेस्टोलर ने की थी, उसकी हम चर्चा आपसे एक अन्य वीडियो में करेंगे। तो एक षटकोणीय जो एक सेवा एक केंद्र के द्वारा दी जाती है, उसका जो सीमांकन जो किया गया, उस सर्विस को प्रोवाइडर जो एरिया है उसका डिवीजन किया गया,
तो उसको हम गोल आधार पे या उसको उस तरह से हम ज़्यादा साइंटिफिक नहीं बना सकते। तो इसी तरह का प्रादेशिकरण के संदर्भ में भूगोल के अंदर जो विद्वान थे एकरमैन, उन्होंने थिसियन पॉलिकन विधि जो है उसको अपनाया रीजनल प्लानिंग में, और इन्होंने कोई भी जो सेवा क्षेत्र जो होता है उसको रेडियस निकाला। लेकिन रेडियस के अंदर समस्या ये आती है कि उसके ऊपर दूसरा जो सर्विस सेक्टर होता है, दूसरा जो सेवा प्रदाता जो केंद्र होता है, वो एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो उसके डिमार्केशन के लिए ये जो एकरमैन की जो विधि थी, जिसको हम थीसियन पॉलीगन विधि कहते हैं, वो प्रादेशिकरण की सांख्यिकी विधियों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिस तरह की आलोचनाएं इस मात्रात्मक क्रांति के अंदर भूगोल में की गई, ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट थॉट के जब पेपर में हमने आपसे बात की थी, तो आप उसको देखिए। तो वहाँ जब हम ये कहते हैं कि किसी भौगोलिक कारक को या किसी पर्यावरणीय कारक को के निर्धारण में फिर भी हम किसी मैथमेटिकल मेथडोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी एक सुपर कंप्यूटर के आधार पर उसका डिमार्केशन किया जा सकता है। लेकिन जहां आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां समावेशित होती हैं, उसके डिमार्केशन के अंदर बड़ी समस्याएं होती हैं, और उसका सांख्यिकी विधियों के आधार पर एक तरह से उसका जो है सॉल्यूशन करना संभव नहीं होता है। तब जाकर इसमें अनुभवाश्रित या सांख्यिकी विधि यानी एम्पेरिकल स्टडी जो प्रैक्टिकली अब जाकर क्षेत्र में देखते हैं, उसके साथ साथ उन सांख्यिकी विधियों को दोनों को सहसंबंध स्थापित करते हुए उसके अध्ययन पर यहाँ पर प्रादेशिकरण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर जोड़ दिया। 1960 के बाद इस तरह के जो परिवर्तन थे हमें जो प्रादेशिक नियोजन के संदर्भ में या किसी भी एक तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के डिमार्केशन में या नगर प्रदेश नियोजन के अंदर इस तरह के जो एम्पेरिकल और स्टैटिकल जो मेथड्स हैं, दोनों को ध्यान दिया गया। और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो ग्रेविटेशनल जो मॉडल्स थे उनको यहाँ सोशल इकोनॉमिक फैक्टर के साथ समावेशित करने की कोशिश की गई। विशेषकर हम नेशनल कैपिटल रीजन या दिल्ली की बात करें तो उसके प्रादेशिकरण के अंदर ये जो अनुभवाश्रित और सांख्यिकी विधि जो दी थी उसका जो महत्वपूर्ण जो योगदान था हमें देखने को मिला। तो इस तरह से हम प्रादेशिकरण की प्रक्रिया के अंदर परंपरागत और सांख्यिकी और अनुभवाश्रित सहसांख्यिकी विधियों को हम नियोजन की प्रक्रिया के अंदर, प्रदेश डिमार्केशन की प्रक्रिया के अंदर शामिल करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वीडियो आप लोगों से जो शेयर करेंगे, ये जो प्रदेश जो होते हैं, जो उनका जो वर्गीकरण जो किया जाता है, उनको विभिन्न प्रदेशों, विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न विशेषताओं के आधार पर, विभिन्न लक्षणों के आधार पर जो किया जाता है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।